कैसे हो दोस्तों। लड़ लो, आप कैसे हो दोस्तों। अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़ रहे थे और सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन ने अंतिम अध्याय पे चल रहे हैं। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन कंप्लीट करनेंगे। अपना अभ्यर्थना जारी हुई है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। 10 दिन भी नहीं हुए हैं और अपन ने अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम लगभग कंप्लीट कर लिया है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपसे कहा तो ये था कि मैं अपनी जूनियर अकाउंटेंट की अभ्यर्थना जारी होने से पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, पर दोस्तों नहीं करा पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिया। अंतिम अध्याय चल रहा है और आज अपन अंतिम अध्याय के 2 नियम पढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपनी 2 से 3 क्लास और होंगी, अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट होगा तो अपन उसके बाद में प्रीवियस ईयर के 2011 में जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हुई थी उसका उसके अपने JF&R के पर्सन, और जो अपनी 2013 में एग्जाम हुई थी उसके पर्सन, और 2016 में जो एग्जाम हुई उसके पर्सन, तो तीनों पेपर के प्रीवियस ईयर के तीनों पेपरों के अपन क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों अपन अब दोनों नियमों को आराम से समझिएगा दोस्तों। एक नियम थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने लायक है, आराम से सरल भाषा में समझ में आएगा। एक एक नियम को समझते हैं, फिर बाद में आप नोट डाउन करते रहना। दोस्तों आज अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है, अध्याय 17 है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 17 है। और अध्याय 17 में सामान्य वित्तीय लेखा नियम की के नियम संख्या दोस्तों अध्याय 17 में नियम संख्या 279 से लेकर के और 293 तक के अध्याय शामिल हैं। तो आपसे पूछ सकता है अध्याय 17 के अंतर्गत कौन से नियम शामिल हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन दे सकता है। नियम 279 से 293 तक ऑप्शन दे सकता है, 276 से 290 तक, इस प्रकार से। तो आपको तो अध्याय 17 याद रखना है। 279 से लेके अपने 293 तक के अपने नियम इसमें शामिल हैं। अध्याय 17 किसके संबंध में आपसे पूछ सकता है, तो सहायता, सहायता और अनुदान जहां भी सरकार को दिया जाएगा, जिस भी कंपनी को, जिस भी संस्था को, तो अपना इस अध्याय के नियम लागू होंगे। इन नियमों के तहत ही सहायता अनुदान जारी किया जाएगा। तो अपना नियम संख्या 279। अब दोस्तों आपसे पूछ सकता है अध्याय 17 किसके संबंध में है, तो सहायता और अनुदान के संबंध में है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सहायता अनुदान से संबंधित अध्याय कौन सा है, तो अध्याय 17 कर देंगे। अध्याय 17 के अंतर्गत कौन कौन से नियम शामिल है, तो नियम संख्या 279 से 239 तक शामिल है। तो नियम संख्या 279 क्या कहता है समझिएगा। यह अध्याय किस पर लागू होगा, स्थानीय निकाय निगमों, बोर्ड, कंपनी, ट्रस्ट, इन सब पर लागू होगा। लेकिन लागू कब होगा, जब इनको सहायता, और ये नियम कब लागू होंगे, अध्याय 17 के नियम जब इनको क्या दिया जाए, सहायता, सहायता और अनुदान दिए जाने के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों के तहत किसी स्थानीय निकाय, कंपनी, निगम, बोर्ड आदि को अनुदान या सहायता दी गई है तो अध्याय 17 के नियम लागू हो जाएंगे। इन नियमों के तहत ही सहायता और अनुदान दिया जाएगा। तो अपना नियम संख्या 279 आपने समझा। अब अपन अगला नियम देखेंगे।
नियम संख्या 280 किससे संबंधित है? ये है सहायता और अनुदान के सामान्य सहायता और अनुदान के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित नियम संख्या 280 है। और इसका एक पॉइंट देखेंगे अपन, सरकार सहायता अनुदान कब देती है, सहायता अनुदान कब किसके लिए जारी करती है? तो दोस्तों अनुमोदित सरकार द्वारा जिन योजनाओं का अप्रूवल किया गया है, सरकार द्वारा जिन योजनाओं को अप्रूव्ड किया गया है, तो अनुमोदित विशिष्ट स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पेशल प्लान्स योजनाओं तो सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं के लिए कब क्या दिया जाता है? अनुदान। तो दोस्तों अपना सामान्य सिद्धांत अनुदान का क्या है कि अनुदान जारी कब किया जाता है? सरकार की विशिष्ट अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं के संबंध में अनुदान जारी किया जाता है। और अनुदान किसके लिए जारी किया जाता है? निर्धारित उद्देश्यों के लिए। दोस्तों बिना कोई उद्देश्य के गवर्नमेंट का एक भी पैसा व्यय नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट का क्या, अपन स्वयं के बिना किसी उद्देश्य के पैसा व्यय थोड़ी करते हैं। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी बिना किसी उद्देश्य और शर्तों के साथ स्वीकृति दी जाती है अनुदान की। तो दोस्तों अब अपन ये पॉइंट समझिएगा, सरकार अनुमोदित विशिष्ट योजनाओं के लिए दिया जाता है। सरकार की दोस्तों बूंद बूंद योजना चलती है, उसमें किसानों को पंप सेट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, उसमें छूट दी जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारी कंपनियां जो किसानों को सोलर प्लेट बेचती हैं, उनको उन सोलर प्लेट्स पर सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं। पहले अपने को सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी का भुगतान संबंधित कंपनी को करती थी। तो वो उसके लिए विशिष्ट योजनाएं थी और विशिष्ट योजनाओं के लिए प्रावधान था। तो उसके लिए निर्धारित उद्देश्य था और निर्धारित शर्तों के साथ स्वीकृति जारी की जाती थी अनुदान की। इस शर्तों को पूरा करते थे उन्हीं को सब्सिडी दी जाती है और निर्धारित उद्देश्यों के लिए दी जाती है। तो दोस्तों सहायता और अनुदान की विशिष्ट योजनाओं के लिए दी जाती है और निर्धारित उद्देश्यों और शर्तों के साथ स्वीकृति दी जाती है। यानी कि जो स्वीकृति जारी की जाती है उसमें शर्तों और उद्देश्यों का भी वर्णन होता है। अपना एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये सामान्य सिद्धांत है सहायता और अनुदान के। अब दूसरा नियम है, दूसरा पॉइंट है निजी संस्थान को अगर क्या दिया जाता है? अनुदान, तो उसकी प्रबंधकीय क्षमता। दोस्तों यदि किसी निजी संस्था को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अगर अनुदान देती है सरकार, कोई अनुदान जारी करती है यानी कि सहायता एक तरह से, या कुछ फंड जारी करती है किसी योजना के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रबंधकीय क्षमता, अनुदान जारी करने वाला अधिकारी क्या देखेगा? प्रबंधकीय क्षमता देखेगा, अनुभव देखेगा कि संस्था कितनी पुरानी है। तो इसी आधार पर अनुदान जारी करने से पहले यह देखा जाएगा। तो ये भी अनुदान सहायता के लिए सामान्य सिद्धांत है कि निजी संस्था को अनुदान जारी किया जाएगा तो उसकी प्रबंधकीय क्षमता और अनुभव को देखा जाएगा। और जो अनुदान स्वीकृति अधिकारी क्या देखेगा कि उसके कार्यालय में
दोस्तों अनुदान की स्वीकृति जो अधिकारी देगा, अनुदान जारी करने की स्वीकृति जो अधिकारी देगा, वो अपने कार्यालय में, खुद के कार्यालय में देखेगा कि पर्याप्त कर्मचारी और अधिकारी हैं या नहीं, जो कि समय समय पर उस संस्था के संबंध में पता लगाएं कि वास्तव में जो सरकार के निर्धारित उद्देश्य हैं और शर्तें हैं उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, या वेस्ट में ही सरकार की से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और पैसे को गबन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए क्या करेगा, अनुदान स्वीकृति अधिकारी कार्यालय में समय समय पर जांच करने के लिए उसके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं या नहीं, इस आधार पर ही जारी करेगा। और उसके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है खुद के पास जो समय समय पर जाकर के जिस संस्था को अनुदान दिया गया है उस संस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके, उसको जांच कर सके कि निर्धारित उद्देश्य और शर्तों के लिए ही वह हो रहा है नहीं हो रहा, योजनाओं के अनुसार ही वह हो रहा है नहीं हो रहा, ये चेक कर सके। अगर उसके पास कर्मचारी नहीं होंगे तो वो अनुदान जारी नहीं करेगा। तो दोस्तों अपन ने ये अगला पॉइंट सामान्य सिद्धांत देखा सहायता और अनुदान के। अब अपना अगला पॉइंट है अनुदान की मात्रा के संबंध में, राशि की मात्रा। दोस्तों अनुदान एक दोस्तों चाहे अनुदान 5 साल के लिए देना हो, लेकिन प्रतिवर्ष अनुदान ये जारी किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जितनी राशि उस संस्था के द्वारा व्यय की जानी है तो उसी आधार पर अनुदान जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल का अनुदान फर्स्ट ईयर के अंदर ही दे दिया जाएगा, प्रति वर्ष जारी किया जाएगा। और खर्च के आधार पर मान लीजिए 30% योजना पर व्यय इस वर्ष होना है तो 30% ही जारी किया जाएगा इस वर्ष। अगले वर्ष 40% योजना पर व्यय होना है तो अगले वर्ष 40% ही अनुदान जारी किया जाएगा। तो ये अनुदान जारी करने की एक बात हो गई। दूसरा बजट है। बजट लैप्स होने से, यानी कि बजट एक वित्तीय वर्ष का होता है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बजट लैप्स हो जाता है, यानी कि वो पैसा जो बच गया वह नहीं किया, वो पैसा राजकोष में ही रहता है, उसके बाद उसको वह नहीं कर सकते। तो बजट लैप्स होने से बचने के लिए अनुदान जारी नहीं किया जा सकता। बजट लैप्स होने से बचने के लिए अनुदान जारी नहीं किया जा सकता, अगला पॉइंट ये है। अब दोस्तों इसके लिए एक दस्तावेज तैयार करना होता है अनुदान प्राप्त करने के लिए। अनुदान प्राप्त करने के लिए एक दस्तावेज तैयार करना होता है और वो दस्तावेज क्या है, होता है बंद पत्र, जिसको अपन अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं। दोस्तों बॉन्ड भरवाया जाता है, सरकारी नौकरी लगता है कर्मचारी तब भी उससे बॉन्ड भरवाया जाता है। एयरफोर्स नेवी आदि में, फौज में जब कोई व्यक्ति लगता है तो उससे बॉन्ड भरवाया जाता है। अन्य सेवाओं में भी बॉन्ड भरवाया जाता है कि अगर वो व्यक्ति न्यूनतम इतने, इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि न्यूनतम इतने साल की मैं सेवा पूर्ण करूंगा, इससे पहले मैं सर्विस छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर मैं इससे पहले सर्विस छोड़ के जाऊंगा तो सरकार का जो भी वह मेरी ट्रेनिंग, मेरे रहने खाने पर हुआ है वो सब मैं वह का मैं भुगतान करके जाऊंगा। तो इस प्रकार से बॉन्ड बहुत सारी चीजों के लिए भरवाया जाता है। तो दस्तावेज क्या तैयार किया जाएगा, बॉन्ड तैयार किया जाएगा, किसके नाम, राज्यपाल के नाम। राज्यपाल के नाम से बॉन्ड तैयार किया जाएगा। इस पर 2 प्रतिभूतियों यानी 2 गवाहों, दो प्रतिभूतियों के क्या होंगे, हस्ताक्षर। दो प्रतिभूतियों के क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। किस पर हस्ताक्षर होंगे, बॉन्ड पर, बंद पत्र पर 2 प्रतिभूतियों पर हस्ताक्षर, प्रतिभूतियों के हस्ताक्षर होंगे। बंद पत्र जारी कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों अपन ने ये पॉइंट्स किए। अब अपन अगले पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अपन को एक दस्तावेज तैयार करना होगा। कौन सा दस्तावेज तैयार करेगी वो संस्था आज जिसको अनुदान और सहायता प्राप्त हो रही है, वो एक बंद पत्र तैयार करेगी, बॉन्ड करेगी राज्यपाल के नाम से 2 प्रतिभूतियों के हस्ताक्षर के साथ में। और उस बंद पत्र में क्या वर्णन किया जाएगा, उसमें ये वर्णन किया जाता है यदि संस्था क्या करती है, अनुबंध की शर्तों का क्या करती है, उल्लंघन करती है। शर्तों का क्या करती है दोस्तों, उल्लंघन करती है, तो क्या प्राप्त कर देना होगा, राशि जो अनुदान की राशि दी गई है ब्याज सहित लौटानी होगी। तो दोस्तों ब्याज सहित लौटानी होगी राशि। यदि संस्था क्या करती है, शर्तों और उद्देश्यों के अपन ने एक पहला पॉइंट पढ़ा था सामान्य अनुदान एवं सहायता के सिद्धांतों में अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि सहायता और अनुदान निर्धारित शर्तों और उद्देश्यों के आधार पर जारी किया जाता है। यदि संस्था अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं करती है, तो उससे राशि जो अनुदान में उसको सरकार के द्वारा दी गई है वो राशि ब्याज सहित लौटानी होगी। ये बंद पत्र बॉन्ड में राज्यपाल के नाम से 2 गवाहों के हस्ताक्षर करके और ये शर्त उसमें शामिल करके और राज्यपाल के नाम जारी किया जाता है। दोस्तों कुछ संस्थाओं को बंद पत्र से क्या दी गई है, मुक्ति दी गई है कि उसको बॉन्ड भरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कुछ संस्थाओं को क्या किया गया है, बंद पत्र से क्या किया गया, मुक्त किया गया है। ऐसी संस्थाओं को जिनको बंद पत्र से मुक्त किया गया है दोस्तों, उन संस्थाओं को क्या किया जाएगा, अनुदान जारी करते समय अनुदान जारी कब किया जाएगा, तो वित्त विशेषज्ञों से जांच करा के तो दोस्तों कुछ संस्थाओं के लिए तो क्या किया गया है, बॉन्ड बनवाना आवश्यक है। बॉन्ड राज्यपाल के नाम से होता है, 2 प्रतिभूतियां उस पर हस्ताक्षर करती है, यानी कि 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। संस्था इसमें क्या लिखा जाता है कि संस्था अगर निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं करेगी तो उसको राशि ब्याज सही थी इतने प्रतिशत के ब्याज के साथ में राशि पुनः वापस इतने समय में लौटानी होगी। ये राज्यपाल के नाम ऐसा बॉन्ड भरा जाता है। तो ये दस्तावेज तैयार किया जाता है अनुदान देने वाली संस्थाओं के द्वारा। कुछ संस्थाओं को बंद पत्र से ये बॉन्ड ऊपर जो अपन ये बात कर रहे थे दस्तावेज, अगर ये बॉन्ड तैयार करने की छूट दे रखी है, कुछ संस्थाओं को बॉन्ड तैयार नहीं करना है, तो अगर उनको क्या जारी अनुदान जारी किया जाता है, छूट दे रखी है जिनको कि आपको बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है, अगर ऐसी संस्थाओं को अगर अनुदान जारी किया जाता है तो वित्त विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही उनको अनुदान जारी किया जाएगा। अब अपन अगला पॉइंट देखेंगे इसका। अब कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनको बंद पत्र से मुक्ति दी गई है, तो निम्न निम्न संस्थाओं को बंद पत्र से मुक्ति दी गई है। कौन कौन सी संस्थाएं दोस्तों, ये राजस्थान सोसाइटी, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958। दोस्तों राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 जो बना हुआ है के तहत जिन संस्थाओं का
जिन अर्ध सरकारी संस्थाओं का तो दोस्तों एक तो कि कौन सी संस्थाओं को बंद पत्र से मुक्ति दी गई है, तो पहली ऐसी संस्था राज्य राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत जिन अर्ध सरकारी संस्थाएं हो जाती हैं दोस्तों, जिनका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सरकार के द्वारा किया जाता है, निर्माण सरकार द्वारा किया गया है। अर्ध सरकारी संस्थाएं जिनका निर्माण राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत राज्य सरकार द्वारा जिनका निर्माण किया गया, उनको बंद पत्र से क्या दी गई है, मुक्ति दी गई है दोस्तों। अब अगला, ऐसी संस्थाएं जिनका वार्षिक बजट राज्य सरकार के अनुमोदन जिसका वार्षिक बजट है, ऐसी संस्थाएं जिनका वार्षिक बजट राज्य सरकार के अनुमोदन से लागू होता है दोस्तों, नगर पालिका, जिला परिषद और नगर निगम का वार्षिक बजट जो होता है वो राज्य सरकार के अनुमोदन से ही लागू होता है। तो ऐसी संस्थाओं को अगर अनुदान दिया जाता है तो उनको बंद पत्र से इन संस्थाओं को भी मुक्ति दी गई है। या फिर कौन सी संस्था जिनका जिनके प्रबंधन मंडल दोस्तों जिसका प्रबंधन मंडल में सरकार का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, ऐसी संस्थाओं को भी बंद पत्र से मुक्ति दी गई है अनुदान प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों ये प्रबंधन मंडल में सरकार का प्रतिनिधित्व से मतलब आप क्या समझेंगे दोस्तों, ऐसी संस्थाएं, ऐसी कंपनी जिसमें सरकार की 51% हिस्सेदारी होती है, ऐसी कंपनी या कोई भी संस्था जिसमें सरकार की 51% हिस्सेदारी होती है, उनमें प्रबंधन मंडल में सरकार का पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जाता है, तो ऐसी संस्थाओं को भी बंद पत्र से मुक्ति की दी गई है। अब प्रतिभूति सिक्योरिटी दोस्तों, अपन ने कहा था कि दो प्रतिभूतियों के हस्ताक्षर के साथ बंद पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों अब अभी तो अपन ने जो पढ़ा था, अभी जो अपन ने पढ़ा था वो तो ये पढ़ा था कि जिनको बंद पत्र से मुक्ति दी गई है, जिनको बॉन्ड ही नहीं भरना, ऐसी संस्थाओं के बारे में अपन ने पढ़ा। तो उसमें कौन कौन सी थी, राजस्थान राज्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत तो कोई भी संस्था जो सरकार द्वारा अर्ध सरकारी, जिसका निर्माण सरकार द्वारा किया गया, उनको तो बॉन्ड ही नहीं भरना। दूसरा कौन सी थी, जिसका सरकार पर जिसका नियंत्रण है पूरा, जिसका बजट सरकार की अनुमोदन से ही लागू होता है, तो ऐसी संस्थाओं को भी देने की आवश्यकता नहीं थी बंद पत्र। लेकिन प्रतिभूतियों से मुक्ति, यानी कि दो प्रतिभूतियों के जो हस्ताक्षर मांग रहे थे, उससे मुक्त किन संस्थाओं को किया गया है, तो उससे इससे मुक्ति का कार्य कौन करता है, जिनका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत
58 के तहत दोस्तों जो संस्थाएं पंजीकृत हैं, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत जो संस्थाएं पंजीकृत है, उन संस्थाओं को अगर अनुदान जारी करने वाला दोस्तों राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 सॉरी 1958 के तहत पंजीकृत ऐसी संस्थाएं जिनको अनुदान जारी करने वाला प्रशासनिक विभाग मुक्त कर दे कि आपको बॉन्ड तो देना है, बंद पत्र तो देना है, लेकिन उसमें 2 प्रतिभूतियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, 2 सिक्योरिटीज की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी संस्थाओं को जिनको प्रशासनिक विभाग स्वयं मुक्त कर दे तो उनको प्रतिभूतियों से मुक्त की गई संस्था माना जाएगा। अब दोस्तों कुछ और नियम है। जब बंद पत्र जारी कर दिया जाएगा, बंद पत्र जमा कराने के बाद क्या किया जाएगा, बिल बनाया जाएगा। बिल बनाकर ही तो अनुदान दिया जाएगा, तो बिल बनाया जाएगा और बिल बनाकर क्या किया जाएगा, जब बंद पत्र बॉन्ड जमा करा देंगे, आवश्यक दस्तावेज के अंदर आता है बंद पत्र, और बंद पत्र जब जमा करा देंगे तो उसके बाद बिल बनेगा। बिल बनने के बाद राशि आहरण की जाएगी, राशि निकाली जाएगी। और यदि जिनको बंद पत्र नहीं देना है उन संस्थाओं के लिए क्या करना पड़ेगा, बंद पत्र से मुक्त संस्थाओं को क्या करना पड़ेगा, संस्थाओं के संबंध में बिल पर प्रमाण पत्र अंकित करना होगा। बंद पत्र से जो संस्थाएं मुक्त है उनको क्या करना पड़ेगा, बिल पर प्रमाण पत्र अंकित करना पड़ेगा। और प्रमाण पत्र जब अंकित करेंगे बिल पे तो उस प्रमाण पत्र में अपन क्या लिखेंगे, तो बंद पत्र से मुक्त किया गया निम्नलिखित संस्थाओं को अधिनियम की राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत बंद पत्र से मुक्ति प्रदान की गई है। ये बिल पर प्रमाणित किया जाएगा, उसके बाद ही उसको भुगतान किया जाएगा जिनको मुक्त किया गया है। और बंद पत्र देने के बाद उनको तो सीधा भुगतान कर दिया जाएगा, बिल बनाया जाएगा और उसके लिए राशि आहरित की जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों बंद पत्र के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी है वो कौन वहन करेगा, जो बॉन्ड बनता है तो उस पे स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, वो वहन कौन करेगा, सरकार करेगी। जो बंद पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वो तो कौन वहन करेगा, सरकार वहन करेगी। अब दोस्तों जब अनुदान जारी करेंगे तो अनुदान जारी करने से पहले संस्था की वित्तीय स्थिति को भी देखा जाएगा कि जब संस्था ने किसी कार्य को करने के उद्देश्य से कोई कार्य लिया, किसी सरकारी योजना का कोई टेंडर लिया है, तो दोस्तों वो उस कार्य को पूरा कर सकती है नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसको जांच करने के बाद ही उसको अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच दोस्तों संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए क्या किया जाएगा, कौन कौन से दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे, वो दस्तावेज दे रखे हैं। सबसे पहले तो रिसिप्ट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की कॉपी प्राप्त की जाएगी वित्तीय स्थिति जांचने के लिए। दूसरा दस्तावेज क्या प्राप्त किया जाएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्राप्त किया जाएगा। और तीसरी बैलेंस शीट।
तो दोस्तों ये 3 अकाउंट्स की कॉपी प्राप्त की जाएगी। कौन कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्त किया जाएगा। दोस्तों ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है? जो गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था जो लाभ के लिए कार्य उद्देश्य से कार्य नहीं करती है, सेवा के उद्देश्य से कार्य करती है, उनके लिए उनके द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और उनकी ही बैलेंस शीट ये तीनों प्राप्त किए जाएंगे कि संस्था की वित्तीय स्थिति जांचने के लिए। और वित्तीय स्थिति क्यों जांचेंगे? क्योंकि उनको अनुदान देना है, उनको कुछ पैसे देगी सरकारी योजनाओं के लिए। तो अगर वो पैसे देगी तो कहीं पैसे डूब ना जाए, कहीं वो योजना जिन योजनाओं के लिए पैसा दे उन योजनाओं को वो पूरा नहीं कर पाए, उस कार्य को वो पूरा नहीं कर पाए, तो इसलिए उनकी वित्तीय स्थिति जांची जाएगी। तो कौन कौन सा दस्तावेज जमा कराए जाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वित्तीय स्थिति जांचने के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और दोस्तों यदि कॉमर्शियल संस्था है, वाणिज्यिक संस्था है, यदि दोस्तों कॉमर्शियल संस्था है, तो दोस्तों यहाँ पे कॉमर्शियल संस्था जहाँ जाएगी वहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनता है। जहाँ कॉमर्शियल संस्था आ जाएगी वहाँ कौन सा अकाउंट बनता है? पीएनएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, क्योंकि वाणिज्यिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है तो वहाँ पीएनएल बनता है। तो इसकी जगह पे अगर वाणिज्यिक संस्था है तो पीएनएल अकाउंट की कॉपी प्राप्त की जाएगी। अब दोस्तों एक नोट है और नोट क्या कहता है कि 2 लाख, कितने 2 लाख रुपए तक वार्षिक तो दोस्तों अब अगला पॉइंट क्या कहता है? 2 लाख रुपए तक वार्षिक अनुदान, यानी कि साल में जिन संस्थाओं को सरकार के द्वारा केवल 2 लाख रुपए तक ही वार्षिक अनुदान दिया जाता है, तो ऐसी संस्थाओं को ना तो बैलेंस शीट जमा कराने की आवश्यकता है, उनसे ना बैलेंस शीट ली जाएगी, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उनको केवल रिसिप्ट और पेमेंट कि पैसे कहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से कहाँ व्यय किए गए, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ही लिया जाएगा केवल उनसे। तो ये अपना नोट है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इस संस्थाओं को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको आराम से समझा दिया मैंने। अब अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसी छोटी संस्थाएं जिनको आवर्ती भुगतान किया जाता है, यानी कि जिनको साल में कई बार किस्तों में पैसे दिए जाते हैं, सहायता और अनुदान की छोटी संस्था। छोटी संस्था कौन सी होती है? छोटी संस्थाएं जिनको आवर्ती, जिनको दोस्तों आवर्ती भुगतान किया जाता है, यानी कि किस्तों में भुगतान किया जाता है, ऐसी छोटी संस्थाओं को अगर अनुदान दिया जाता है तो दोस्तों 2 किस्त, दोस्तों छोटी संस्था जिनको आवर्ती भुगतान किया जाता है उनको 2 किस्त कैसे प्रदान कर दी जाएंगी? 2 किस्त में मुझे ऐसा लग रहा था कि अपन ने बीच में कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं, तो मैंने एक बार चेक किया है दोस्तों। तो चेक किया है अपन ने, पीछे की स्लाइड में कोई पॉइंट छोड़ तो नहीं दिए बीच में। तो 2 किस्त छोटी संस्थाओं जिनको आवर्ती भुगतान किया जाता है, यानी कि किस्तों में भुगतान किया जाता है, तो 2 किस्तों के लिए तो दोस्तों उनको ऑडिटेड अकाउंट देना आवश्यक नहीं है।
बिना ऑडिट किए हुए। ऑडिट क्या होती है दोस्तों? अंकेक्षण होता है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। तो अंकेक्षण किए हुए बिना अंकेक्षण यानी ऑडिट करके चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखता है कि ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर है, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, अकाउंट सही और उचित स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, तो ये लिखा जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणित करता है उनको चेक करके। तो बिना ऑडिट किए हुए अकाउंटिंग किए हुए अकाउंट्स 2 किस्तों तक बिना ऑडिट किए हुए अकाउंट अगर जमा कराती है छोटी संस्था है जिनको आवर्ती भुगतान किया जाता है, तो 2 किस्तें तो उनको बिना ऑडिट किए हुए अकाउंट्स जमा कराने पर भी दे दी जाएंगी। लेकिन तीसरी जो किस्त होगी, अंतिम अंतिम किस्त जब देगा तो ऑडिटेड अकाउंट्स प्राप्त करने पर ही जारी। तीसरी अनुदान की जो किस्त होगी वो उनको अंतिम किस्त होगी, वो ऑडिटेड अकाउंट यानी कि अंकेक्षित किए हुए लेखे प्राप्त करने पर ही उसको भुगतान किया जाएगा। अब अंकेक्षण कौन करेगा, ऑडिट कौन करेगा? तो ऑडिट करने के संबंध में क्या कहा गया है कि सीए ऑडिट करेगा। कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा। लेकिन कैग से ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है, ऐसा कहा है राज्य सरकार ने कि कैग से ऑडिट कराना आवश्यक नहीं है। सीए अगर ऑडिट करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट की हुई यानी अंकेक्षण किया हुआ खाते मान्य होंगे। दूसरा क्या कहा है? जिनका 5 लाख रुपए तक का अनुदान जो प्राप्त करती है संस्था वार्षिक, वो किससे ऑडिट कराएंगे? वित्त विभाग। 5 लाख रुपए तक का जो वार्षिक अनुदान प्राप्त करती है, वित्त विभाग के द्वारा तैयार पैनल, वित्त विभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा पैनल। और वो पैनल तैयार कौन करेगा? वो पैनल होगा किसका? राजस्थान लेखा सेवा लेखा सेवा के रिटायर अधिकारी होंगे इसमें। राजस्थान लेखा सेवा के रिटायर अधिकारियों, दोस्तों राजस्थान लेखा सेवा के रिटायर्ड जो अधिकारी होंगे, उन अधिकारियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा वित्त विभाग के द्वारा। और वित्त विभाग के द्वारा जो 5 लाख रुपए तक का जिन संस्थाओं का अनुदान किया जाता है उनको लेखों का ये पैनल क्या करेगा? ऑडिट करेगा, अंकेक्षण करेगा, अंकेक्षण करेगा। अब इस पैनल की अवधि कितनी होगी? तो 3 वर्ष होगी। सामान्य तो उत्तर देना है आपको। पूछे कि वित्त विभाग द्वारा 5 लाख रुपए तक के अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए जो पैनल तैयार किया जाएगा उसकी अवधि कितने वर्ष? 3 वर्ष होगी, लेकिन इसको 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। किसी भी सदस्य की 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं है तो 3 वर्ष तक का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। इनका पैनल का कार्य, और ये पैनल क्या करेगा? ये पैनल लेखों का अंकेक्षण करेगा। कौन सी संस्थाओं का जो 5 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त करती है, केवल उन संस्थाओं का अंकेक्षण करेगा। निजी संस्थाओं का अंकेक्षण कौन करेगा? अगर निजी संस्था को भुगतान किया गया है, सब अनुदान दिया जाता है, तो सीए द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा। कैग के द्वारा अंकेक्षण कराना आवश्यक नहीं है, ऐसा कहा गया है सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में। और सरकार की ओर से की सहायता और अनुदान की राशि का एक्चुअल में सही, फ्रॉड संस्था को तो सहायता और अनुदान, फर्जी संस्था को तो कर्मचारियों की मिली भगत से सहायता और अनुदान जारी नहीं किया कर दिया गया। ये चेक करने के लिए सरकार की ओर से ऑडिट कौन करेगा? सरकार की ऑडिट करेगा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग। स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग
जांच करेगा, सरकार की ओर से ऑडिट करेगा कि जिन संस्थाओं कई कर्मचारियों की मिली भगत से फ्रॉड संस्थाओं को फर्जी तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायता अनुदान तो नहीं दे दिया गया है, तो इसके लिए ऑडिट कौन करेगा? सरकार की ओर से ऑडिट करेगा स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग। और अनुदान और सहायता की प्रति मालेखाकार और किसको भेजी जाएगी? स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग को भेजी जाएगी। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा अनुदान व सहायता की प्रति मालेखाकार को, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग को, दोनों को प्रति भेजी जाएगी। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है अपना, ये केवल उन संस्थाओं, निजी संस्थाओं का अगर भुगतान किया गया तो ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। यदि स्थानीय निधि यानी कि स्थानीय निकाय जिनको अपन बोलते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर अपन नगर निगम, नगर पालिका, इनको अगर भुगतान किया गया तो उनके लेखों के अंकेक्षण की गलत तरीके से शर्तों का उल्लंघन करके तो अनुदान जारी नहीं कर दिया गया है, तो ऐसी संस्थाओं का अंकेक्षण स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा। अनुदान और सहायता की प्रति मालेखाकार और स्थानीय अंकेक्षण विभाग को, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग को भेज दिया जाएगा। अगर अनुदान पंचायत समिति, नगर पालिका, मतलब स्थानीय निधि को अगर अनुदान जारी किया गया तो इसको कॉपी भेजी जाएगी और ये अंकेक्षण करेगा। तो ये दोनों पॉइंट स्थानीय निधि के संबंध में लागू होते हैं। मालेखाकार को प्रति प्रत्येक अनुदान के मामले में भेजी जाएगी, ये सभी के लिए लागू होता है। ये बाकी ये इसको रिपोर्ट, स्थानीय निधि को रिपोर्ट कब भेजी जाएगी? जब स्थानीय निकाय को भुगतान किया गया हो। स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग ऑडिट कब करेगा? जब स्थानीय निधि स्थानीय निकाय को जब भुगतान किया गया हो। तो दोस्तों अपन ने सारे पॉइंट्स देखे। अगर आप अब तक आपको मैंने जो भी राम कहानी गाई या जो भी मैंने कुछ बोला वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन अब आपको एक एक पॉइंट अब एक बार ध्यान से दोबारा सुन लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले अपना अध्याय 17 किससे संबंधित है? सहायता और अनुदान से संबंधित है। नियम इसमें 279 से लेकर 293 तक के शामिल है। ये सहायता अनुदान से संबंधित है। ये स्थानीय निधि, निकाय, बोर्ड, निगम, कोई कंपनी को सहायता और अनुदान दिया जाता है तो ये अपना अध्याय लागू हो जाता है, इसके नियमों के तहत किया जाता है। नियम संख्या 280 किससे संबंधित? आपसे सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। सहायता अनुदान के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। सहायता अनुदान सरकार की विशिष्ट योजनाओं के लिए दिया जाता है, निर्धारित उद्देश्यों और शर्तों के साथ स्वीकृति दी जाती है। अगर निजी संस्था को, किसी प्राइवेट संस्था को अनुदान दिया जा रहा है तो उसकी प्रबंधकीय क्षमता एवं अनुभव को भी देखा जाएगा। अनुदान स्वीकृति अधिकारी देखेगा खुद के कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी हैं या नहीं, जो समय समय पर उस संस्था में जाके देखे कि हाँ वास्तव में संस्था की स्थिति अच्छी है, उसके लेखे जोखे चेक करे कि हाँ वास्तव में सही योजनाओं के लिए राशि व्यय कर रहा है। अनुदान की मात्रा एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। अगर मान ले एक वित्तीय वर्ष में 20% खर्च हो रहा है तो 20% जारी किया जाएगा। बजट लैप्स होने के डर से मार्च माह में पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदन एक दस्तावेज देना होगा। अनुदान जारी करने से पहले कंपनी, संस्था, कोई भी जो भी अनुदान प्राप्त करेगी उसको एक बॉन्ड तैयार करना होगा, राज्यपाल के नाम से होगा। 2 प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज के हस्ताक्षर होंगे। संस्था के अनुबंध की शर्तें लिखी हुई होंगी इस बंद पत्र में कि ब्याज सहित राशि अगर वापस लौटा देंगे अगर शर्त का पालन नहीं करेंगे तो। अगर बंद पत्र से किसी संस्था को बॉन्ड देने से मुक्ति दे रखी है सरकार ने तो उसके मामले में वित्त विशेषज्ञों के द्वारा उसकी जांच करके ही उसको अनुदान जारी किया जाएगा। किन किन संस्थाओं को बंद पत्र से मुक्ति दे रखी है? राजस्थान से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत अर्ध सरकारी संस्था जिनकी स्थापना राज्य सरकार या सरकार ने की है, जिसका वार्षिक बजट राज्य सरकार के अनुमोदन से लागू होता हो, जिनके प्रबंधन मंडल में ऐसी कंपनियां जिनके 51% हिस्सेदारी सरकार की, ऐसा निगम, तो ऐसे मामले में उनको बंद पत्र यानी कि बॉन्ड देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनको अपन बंद पत्र तो देना है लेकिन उनको प्रतिभूति नहीं देनी, 2 प्रतिभूतियों के हस्ताक्षर नहीं कराने, उनको सिक्योरिटी नहीं देनी। तो ऐसी स्थिति कब बनेगी? राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत जो संस्था पंजीकृत की जाएगी उसको प्रशासनिक विभाग, जब जो उसको अनुदान देने वाला है वो विभाग अगर स्वीकृति जारी कर दे ठीक है इनको प्रतिभूति देने की आवश्यकता नहीं है तो वो प्रतिभूति से मुक्त हो जाएंगी।
बंद पत्र, जैसे ही बंद पत्र जमा होगा, जमा होते ही बिल बनेगा, बिल बन के राशि निकाल ली जाएगी। जिन संस्थाओं को बंद पत्र नहीं देना तो उनके बिलों पर उसको अंकित कर दिया जाएगा कि इनको इस छूट दी गई है, प्रमाणित कर दिया जाएगा कि बंद पत्र की आवश्यकता नहीं है इन संस्थाओं को। अब संस्थाओं की वित्तीय लेखों की जांच, उनके बीच आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए कौन कौन से लेखे लेने होंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट लेनी होगी। वाणिज्यिक संस्था है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जगह पे कौन सा लेना होगा? पीएनएल अकाउंट लेना होगा। 2 लाख रुपए तक का जिनको अनुदान प्राप्त होता है उनको केवल एक लेखा प्रदान कर प्राप्त करना है उनसे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, केवल 1 पॉइंट प्राप्त करना है उनसे। छोटी संस्थाएं हैं जो समय समय पर 2 किस्तें तो बिना ऑडिटेड लेखे जमा कराई प्रदान कर दी जाएगी। तीसरी किस्त से पहले लेखे अंकेक्षित होनी चाहिए सीए से। अगर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है तो ऐसी संस्थाएं अंकेक्षण किससे कराएंगी? ऐसी संस्थाएं अंकेक्षण किससे कराएंगी? जो एक वित्त विभाग द्वारा निर्मित एक पैनल होगा जिसमें राजस्थान लेखा सेवा के रिटायर्ड अधिकारी होंगे, उस पैनल से कराएगी। पैनल का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, अधिकतम 2 वर्ष इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया कब जाएगा? जब उनकी उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी कर्मचारी की। ऑडिट अंकेक्षण का कार्य किसके? स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग कब करेगा? जबकि स्थानीय निकाय को भुगतान अगर किया गया है तो अंकेक्षण ऑडिट सरकार किसके द्वारा? स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा कराई जाएगी। सहायता अनुदान की प्रति प्रत्येक मामले में महालेखाकार के पास भेजी जाएगी, ये आपको याद रखना है। स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग को कब भेजी जाएगी? जब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जो भी स्थानीय निकाय है उनको अगर राशि जारी की गई है तो स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग को भी प्रति भेजी जाएगी और ऑडिट भी स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग करेगा। तो दोस्तों ये अपना नियम संख्या 280 हो गया। इसके बाद दोस्तों एक नियम और थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद फिर अपने छोटे छोटे नियम है, 7-8 नियम बचे हैं दोस्तों, और अपनी अगली 2 से 3 क्लास में अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। इसके साथ अपन इसके बाद में अपन पीछे के तीनों क्वेश्चन पेपर की एक जबरदस्त शानदार क्लास लेके आएंगे, वो क्लास भी आप देखने से ना चुके। और दोस्तों अब अपन एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक मिनट। हाँ, यहाँ से एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, दोबारा से लेना एक एक पेज का स्क्रीनशॉट, बीच में एक पेज छूट गया दोस्तों। एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11। धन्यवाद दोस्तों।